Hello everyone, welcome to my channel. Exams are around the corner. Whether it is your school exams, whether it is your board exam, state board, national board, or whether it is your higher education exam. Paper presentation matters a lot and speaks a lot about your knowledge, your skills, your creativity. कई बार क्या होता है दैट आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से की है, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ए टू जेड थॉरो नॉलेज है, बट आपका पेपर प्रेजेंटेशन इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, इतना अप टू द मार्क नहीं होता कि जो मार्क्स आप डिजर्व करते हैं एज बेस्ड ऑन योर नॉलेज आपको वो नहीं मिलता है एंड इट डायरेक्टली डीमोटिवेट्स यू. पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सिर्फ चीज़ों को याद करना या सिर्फ चीज़ों को समझना एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बट उसे प्रेजेंट करना प्रिसाइज तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से, बैलेंस्ड तरीके से बहुत ज़रूरी है. तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एग्जामिनेशन में हम अपना पेपर कैसे दें, आई मीन पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें, आंसर्स कैसे लिखें जिससे हम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकें. मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी यहाँ पर. ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे, these all are based on my learning and personal experiences and it helped me a lot to score more. It worked for me, so I'm sharing all these points with you. So without any further delay, let's get started. I hope it helps to you as well. First point, always answer your questions based on marks. Do not overwrite, do not underwrite the length of the answers. आप जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उसका आंसर आप क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं आप. ओके, लाइक अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन लाइक 6 मार्क्स या 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग राइट करें कि इतने मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है. अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट करें कि आपको कम करना है अपना साइज, क्वेश्चन के आंसर का जो लिमिट है, जो साइज होगा वो आप कम करेंगे. और अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लाइक 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो उसे आप बहुत शॉर्ट तरीके से, मतलब बहुत ही कॉन्साइज तरीके से उसका आंसर करेंगे. क्वेश्चन के आंसर के लेंथ को शॉर्ट करने से मेरा मतलब क्वालिटी से बिल्कुल नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी. अगर आपसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप टू द पॉइंट रहकर सिर्फ वो आंसर दें जो आपसे पूछा जाता है, इधर उधर की बातें ना करें. जैसे आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपसे व्हाट इज लाइट, लाइट के बारे में पूछा जा रहा है, उसे आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्वेश्चन का मार्क्स देखें कि कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है. अगर आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आप उस अकॉर्डिंग लिखें. अगर आपको सेम क्वेश्चन 6 या 8 मार्क्स में लिखा जाता है तो थोड़ा आप उसे और एलाबोरेट करके थोड़े फैक्ट्स, थोड़े फाइंडिंग्स जो आपने और पढ़े हैं उसमें, वो उसमें अटैच कर दें. या अगर बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो बस उसे डिफाइन करके छोड़ दें. मेरे कहने का ये मतलब ये है, क्वांटिटी पे ध्यान रखें बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी पे ध्यान रखें. आलतू फालतू कुछ भी ना लिखें, टू द पॉइंट रहें. फॉर एग्जाम्पल जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, खासकर सीबीएसई आईसीएसई एग्जाम्स जो होते हैं, उनमें वर्ड लिमिट्स दिया गया होता है कि इस मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपका वर्ड लिमिट ये होगा, शॉर्ट के लिए ये होगा, लॉन्ग के लिए ये होगा, वेरी शॉर्ट के लिए ये होगा. तो उस वर्ड लिमिट को बिल्कुल मेंटेन करें. उस वर्ड. सेकेंड पॉइंट, रीड योर क्वेश्चन पेपर थॉरोली. जब भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, एक बार आप थॉरोली, जो भी टाइम आपको लगे, 4 मिनट्स 5 मिनट्स, जो भी टाइम आपको लगे, आप थॉरोली एक बार क्वेश्चन पेपर सारे सेक्शंस जो हैं वो सारा एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लें. क्योंकि एक बार आप थॉरो रीडिंग करके रहेंगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन है एक सेक्शन में, कितने क्वेश्चन है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, कितने क्वेश्चन है. आपके माइंड में एक रफ फॉर्मेट बन जाएगा. इससे क्या होता है कि कई बार जो प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन स्किपिंग होने का, क्वेश्चन छूट जाता है लोगों से, तो ये थोड़ा अवॉइड होता है अगर आप क्वेश्चंस को पहले ध्यान में रखेंगे. और क्वेश्चन रीड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस सेक्शन
पे आपका ज़्यादा पकड़ है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप वैसे सेक्शन से ही स्टार्ट करना शुरू करेंगे जिस पे आपका ज़्यादा कमांड है, जिसके आंसर्स आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज्ड है, याद है, और सारे क्वेश्चंस का आपको एक ब्लूप्रिंट भी मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज मेंटेन द टाइम कंसिस्टेंसी। देखिए, एग्जामिनेशन के पहले जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर ऑल्टरनेट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको एक रफ स्केच, आपको एक आइडिया तो मिल ही जाता है कि 6 मार्क्स में हमसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना का ऑल्टरनेटिव्स दिया जाता है, या 4 मार्क्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो सैम्पल पेपर्स, उस टाइम आप टाइम कंसिस्टेंसी मैनेज करके चलें कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर 4 करना है, अगर 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, तो हर लॉन्ग क्वेश्चंस पे आप कितना टाइम देंगे, लाइक 8 मिनट्स 10 मिनट्स, कितना टाइम देंगे, और वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके रखें पूरे एग्जाम में। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप पहले से मार्क्स की शेड्यूलिंग को समझ पाएंगे कि कितने मार्क्स में आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि एक क्वेश्चन में आप आधा घंटा दे दें और बाकी क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट्स का टाइम मिले। बहुत बार ये भी होता है कि स्टार्टिंग में जब हम पेपर देना शुरू करते हैं तो हम थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं, मतलब आराम आराम से आंसर लिख रहे होते हैं, और लास्ट में हम पैनिक मोड में चले जाते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस बचा हुआ होता है और हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। इसलिए आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए चले कि पर क्वेश्चन पर सेक्शन आपको कितना कितना टाइम देना है, तो आपको लास्ट में पैनिक नहीं होना पड़ेगा और आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये गलती बहुत लोग करते हैं, डू नॉट स्किप द इंटायर क्वेश्चन। मैं जो भी आपको प्रेजेंटेशन पॉइंट्स बता रही हूँ ये किसी ऑर्डर में नहीं है, जस्ट एज थ्रू मुझे याद आ रहा है मेरी एक्सपीरियंसेस, वो मैं उस ऑर्डर में बता रही हूँ, ये किसी ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि डू नॉट स्किप इंटायर क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि अगर आपसे एग्जाम में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कुछ लोग कंप्लीटली 3 क्वेश्चन को स्किप करके आ जाते हैं। स्किप करके आने का मतलब दे डोंट राइट इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट दैट क्वेश्चन। देखिए, आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। अगर आप उस चीज को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो जो भी थोड़ा मोड़ा स्कोप है मार्क्स का वो आप पूरी तरीके से खुद ही खत्म कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग टू राइट एनीथिंग इररेलेवेंट व्हेन यू आर नॉट नोइंग, लाइक कुछ तो आता होगा आपको, लाइक मैथ्स ही है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, पूरे साल भर में कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने उस चैप्टर, सर्कल है, ट्रायंगल है, लीनियर इक्वेशन है, कुछ भी है, कुछ तो पता होगा ना आपको। एक अटेम्प्ट लीजिए, ट्राई करके देखिए, हो सकता है अटेम्प्ट का कुछ स्टेप सही हो जिससे आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी मिल जाए। एंड इन एग्जामिनेशन एवरी सिंगल मार्क्स काउंट्स, ठीक है। तो पूरी तरह से अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, तो आप एग्जामिनर का ही स्कोप खत्म कर दे रहे हो, वो आपको कहाँ से मार्क्स देगा। उसी तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है और राइट्स के बारे में पूछा जा रहा है 8 और 10 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है, आपको बिल्कुल भी राइट्स याद नहीं है, एक भी राइट याद नहीं है, ठीक है, तो आप कम से कम कंज्यूमर के बारे में तो कुछ तो लिख के आओ कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों लाया गया है एग्जिस्टेंस में, क्या मोटिव है उसको लाने का। राइट्स छोड़ दो अगर आपको राइट याद नहीं है, क्योंकि आप गलत राइट्स तो लिख नहीं सकते हो। एटलीस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, आप हैव अ क्विक लुक बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा तो आपको हमेशा टाइम इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि आपको लास्ट में रिविजन का टाइमिंग मिले, बट जब भी आप एक क्वेश्चन खत्म करके दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन करने जा रहे हो तो एक बार जस्ट 5 to 10 सेकेंड्स के लिए देख लीजिए कि आपने क्वेश्चन मार्क किया है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर वहां लिखा है या नहीं, या आपने सारा कुछ मतलब सिस्टमैटिक तरीके से लिखा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन नंबर हमसे स्किप हो जाता है, या कुछ भी कहीं कुछ फुल स्टॉप कॉमा या एनीथिंग लाइक दैट, एक बार बस हल्का सा रफ एक बार नजर डाल लीजिए उस क्वेश्चन पे। और कोई भी क्वेश्चन खत्म होने के बाद, जैसे आपका एक क्वेश्चन खत्म हो रहा है
तो वहां आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ अ लाइन, जिससे पता चले कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब आप स्पेस नहीं छोड़ते हैं, लाइन नहीं देते हैं, और बाय डिफॉल्ट इन हरी एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाता है, या इनकेस कभी आपसे क्वेश्चन नंबरिंग, नंबर जो आप करते हैं हम लेफ्ट साइड में, वो छूट जाता है, तो एग्जामिनर उसी आंसर के कंटिन्यूएशन में दूसरे आंसर को भी समझ लेता है कि ये उसी आंसर का कंटिन्यूड फॉर्म है, बिकॉज हमने कोई वहां पे सिंबल तो दिया नहीं बाय डिफॉल्ट। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर छूट जाता है लाइक दैट, मैं तब की बात बोल रही हूँ। तो लाइन देने से क्या होता है कि अगर आपसे स्किप भी हो जाता है तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि ये आंसर आपका यहाँ तक है, और वो एक पेपर प्रेजेंटेशन में भी काउंट करता है जब आप गिव योर आंसर इन पॉइंट्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, 10th हो, 12th हो, एकेडमिक कोई भी स्कूलिंग एग्जाम हो, हायर एजुकेशन एग्जाम हो, कुछ भी। देखिए, स्टोरी टाइप आंसर जो हम लोग लिखते हैं ना, लिटरेचर फॉर्म में बस लिखे जा रहे हैं कहानी टाइप, इट डजंट सीम्स अट्रैक्टिव और अपीलिंग। आपको अपना पेपर ऐसे प्रेजेंट करना है कि लोग को देख के अच्छा लगे। इट शोज योर क्रिएटिविटी लेवल कि आपने आंसर को इस वे में प्रेजेंट किया है, तो उसे पढ़ना चाहें। पॉइंट वाइज आंसर्स करने से क्या होता है कि लोग कि एग्जामिनर थरली एक बार आपके पॉइंट्स को देख लेते हैं कि आपने पॉइंट्स में क्या क्या लिखा है, तो वो एक्स्ट्रा एड ऑन करता है आपके पेपर में। आपको जो भी लिखना है, आपको जो भी लिखना है, जो भी बताना है उसके बारे में, जो भी हाइलाइट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स, जो भी बताना है पार्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, आप सारा कुछ को पॉइंट्स में लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट यूज टू मच ऑफ कलर्ड पेन्स। आप कुछ लोग एक कॉपी देखोगे ना एग्जामिनेशन की, इट लुक्स लाइक उन्होंने ड्राइंग बुक बना के रखा है पूरे कॉपी को। यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ओके, बिकॉज ग्रीन एंड रेड आप ऐसे भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर्स का इंक होता है, एग्जामिनर्स उसे चेक करते हैं और सिग्नेचर करते हैं, तो वो आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ आप ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, जो भी आपका प्रेजेंटेशन का तरीका है, अगर आप डेफिनेशंस ब्लू हेडिंग्स या डेफिनेशंस ब्लू पेन से लिखना चाहते हैं तो बाकी को ब्लैक पेन से लिखिए, या डायग्राम्स या फ्लो चार्ट आप ब्लू पेन से बनाना चाहते हैं तो उसका जो एक्सप्लेनेशंस है, जो डीलिंग्स है, वो आप दूसरे इंक से कीजिए। बट ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अलावा और कोई इंक यूज मत कीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है मल्टी कलर ऑफ पेन यूज मत करके अपनी कॉपी को ड्राइंग बुक मत बनाइए। एक आपकी कॉपी में एक स्टैंडर्डनेस होना चाहिए, कॉपी में नीटनेस और क्लीनलीनेस जो है उसका कलर्ड पेन्स यूज कर देने से कोई कनेक्शन नहीं है। आप सिर्फ ये दो पेन यूज करके भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो कॉपी का। सपोर्ट योर आंसर्स विद डायग्राम्स और फ्लो चार्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एग्जाम को देखते हुए। देखिए, अगर आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, नेचर बताना है, एडवांटेज बताना है, डिसएडवांटेज बताना है, तो हम किस फॉर्म में बताते हैं? अगर हम पॉइंट वाइज भी आंसर्स दे रहे हैं तो हम किस फॉर्म में बताते हैं? हम लिखते हैं नंबर 1 दिस पॉइंट, उसको डील करते हैं, नंबर 2 दिस पॉइंट, उसको डील करते हैं। इससे बेटर तरीका ये होगा कि अगर आप 5 एडवांटेज या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी चीज का बताना चाह रहे हैं तो आप एक फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट समझ रहे हो आप? किसी भी तरीके से फ्लो चार्ट, लाइन ड्रॉ करके उसको आप 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। ऊपर में लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुछ भी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कुछ भी, जो भी आपका टॉपिक है वो लिखिए। 1 2 3 4 5 उसको डिवाइड कीजिए 5 सेक्शंस में, और वहां पे आप कौन सा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे डील करने जा रहे हैं वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के हेडिंग को वहां डाल दीजिए। जो भी आपका हेडिंग है वो एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब जब आप उसका डीलिंग देंगे, मतलब जब आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, जो आप उसके बारे में डिटेलिंग लिखना चाहते हैं, एक पॉइंट उठाइए यहाँ से, वो पॉइंट को वहां लिखिए, एंड देन आप उसका डिटेलिंग वहां लिखते जाइए, आपको उसके अंदर जो भी डिटेलिंग करना है। ये हो गया एक तरीका। सेकेंड तरीका एक है कि अगर आप फ्लो चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं
तो जो भी आपको पॉइंट्स देना है, फॉर एग्जांपल आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताना है कि आपको 6 राइट्स वहां पे बताना है। सबसे पहले ऊपर में लिखिए कंज्यूमर राइट्स और सारे राइट्स को एक जगह पर लिख दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, कि सारा राइट्स एक बार नजर डालते ही दिख जाए कि सारे राइट्स यहाँ लिखा हुआ है कि कितने राइट्स होते हैं। आइदर उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, देन एक एक को पिक करके उसका एक्सप्लेनेशन और डिटेलिंग देना शुरू कीजिए, या फिर जस्ट लिख दीजिए एक साथ सारे पॉइंट्स को। उससे क्या होता है कि जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन चेक करने के लिए जाएंगे तो उनको सारा पॉइंट्स एक जगह पर ही दिख जाएगा कि आप किस किस पॉइंट्स के बारे में फर्दर डिटेलिंग देने जा रहे हैं। आपका 50% ऑफ द नॉलेज टेस्ट जो है वही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिकली कोई वर्ड टू वर्ड आपका डिटेलिंग नहीं पड़ता है। लोग ये देखते हैं कि आपको पॉइंट्स याद है कि नहीं, आपको मेन जो उस टॉपिक को लेके मेन जो पार्ट है वो याद है कि नहीं। तो वहां पर आप जब पॉइंट्स के थ्रू उसे मेंशन करेंगे एक जगह, तो उसे पढ़ के एग्जामिनर को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सारा नॉलेज है कि उसके अंदर आपको क्या क्या ऐड करना है। एंड देन वो रफली थोड़ा बहुत डीलिंग्स भी देख लेंगे, डिटेलिंग्स भी देख लेंगे, जो कि आपके आंसर को बहुत ही क्वालिटेटिव और प्रेजेंटेबल आंसर बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज अंडरलाइन important keywords और important points और dates। देखिए, जब भी आप किसी आंसर को लिख रहे हैं तो उस आंसर का जो भी मेन पॉइंट है या उस आंसर में जो भी स्पेसिफिक चीज आपसे पूछा गया है, जो भी उस आंसर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, उसे आप या तो अंडर बॉक्स में डालिए, या तो एक बॉक्स में बंद कीजिए उस लाइन को, या फिर उसको अंडरलाइन कीजिए ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए वहां पर। जैसे डेट्स हो गया, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें आपको डेट लिखना है, ठीक है, लाइक आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में बता रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, तो अंडरलाइन 15 अगस्त 1947, आइदर अंडरलाइन और आइदर पुट इट इन द बॉक्स, ठीक है। उसी तरीके से जब आप किसी ऑथर का नाम बता रहे हैं, जब आप किसी स्कॉलर का नाम बता रहे हैं, या कुछ मेन इवेंट, कुछ मेन इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, उस टाइम आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है उससे अंडरलाइन कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एग्जामिनर जल्दी में आपका आंसर शीट चेक करते हैं। कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखा होता है जो आपके नॉलेज लेवल को शो करता है, वहां पर आपका नॉलेज लेवल पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है, आपने क्रिएटिविटी भी शो की है एग्जामिनेशन में, बट एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाता है क्योंकि उनको आपको सिर्फ आपका कॉपी चेक नहीं करना है, उनको बहुत सारा बल्क ऑफ कॉपीज एग्जामिन करना होता है। तो इस तरह से जब आप अंडरलाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका ध्यान वहां जाएगा कि आपने क्या लिखा है, क्या ऐसा स्पेसिफिक लिखा है आपने, और हो सकता है वो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करे। पर्टिकुलरली दिस पॉइंट हेल्प्स मी अ लॉट। मेरे स्कूलिंग टाइम में या मेरे कॉलेज टाइम में ये पार्टिकुलर जो पॉइंट था, ये पार्टिकुलर जो पेपर प्रेजेंटेशन ट्रिक है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। My next point will be support your answers with working notes. स्पेशली इन मैथ्स पेपर, जब भी आप किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, वॉट एवर इट इज, always do the rough work, and I would suggest to do the rough work at the back of the answer sheet. सेम पेज पे जहाँ पर आप सोल्यूशंस कर रहे हैं वहीं पर राइट साइड में लाइंस ड्रॉ करके जो हम रफ करते हैं, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट सेकेंड लास्ट पेज और लास्ट पेज ऑफ द आंसर शीट को आप एज अ रफ वर्क यूज कीजिए। आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, एक एडवाइस देना चाहूँगी मैं आपको रिगार्डिंग वर्किंग नोट्स और रफ वर्क। जब भी आप रफ वर्क कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस क्वेश्चन का जो नंबर है उसे वहाँ पर मेंशन करें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपके सॉल्यूशंस में कुछ सिली मिस्टेक्स या कहीं कुछ मिसिंग लग रहा हो एग्जामिनर को, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग बीइंग टू द पॉइंट, अगर कहीं कुछ मिसिंग लग रहा है तो
अगर आप वहाँ पे मेंशन किए रहेंगे कि रफ वर्क ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इज डन एट द लास्ट पेज ऑफ आंसर शीट, तो माइट भी वो वहाँ जाकर एक बार देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है या क्या कुछ सिलेबस किया है आपने या क्या छूट गया है. एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हो, लाइक जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, लीजर बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो हम बैलेंस शीट या ट्रेडिंग पेल या कोई भी जो फॉर्मेट हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर डायरेक्टली न्यूमेरिक लिखते हैं. लाइक हमने पार्टिकुलर्स लिखा एंड देन जो न्यूमेरिक अमाउंट है वो हमने लिखा, जो भी अमाउंट होता है, ठीक है. तो आपको शो करना पड़ता है कि वो अमाउंट आप कहाँ से लेकर आए हो, किस चीज़ों को ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट ऑन या मल्टीप्लाई या डिवाइड किए हो, तो आपका वो पार्टिकुलर अमाउंट आया है. तो जब आप आंसर सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे नंबर दीजिए 1 2 3 4. पर्टिकुलर 1 का जो वर्किंग नोट है उसको शो कीजिए, फिर जहाँ पे 2 दिए हो 2 का वर्किंग नोट आप शो कीजिए. इसी तरह से सीरियल ऑर्डर में अपने वर्किंग नोट्स को भी दिखाइए. वर्किंग नोट्स और रफ वर्क इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज समटाइम्स अगर एग्जामिनर को लगता है कि आपने डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व किया है और वो एक कॉपी फॉर्म में लगता है कि आपने कहीं से कॉपी कर लिया, आपका फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप उनको नहीं लगता, तो फॉर हिज अश्योरेंस, फॉर हिज श्योरिटी कि आपने खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सॉल्व किया होगा तो रफ वर्क तो किया होगा ना ऑफ कोर्स, इसलिए रफ वर्क को दिखाना बहुत ज़रूरी है, वो भी नीट एंड क्लीन वे में. अपने डायग्राम्स में हमेशा नंबर डालिए, सीरियल नंबर. फॉर एग्जाम्पल एक आंसर को सपोर्ट करने के लिए अगर आप 2 या 3 डायग्राम बना रहे हैं, तो हर डायग्राम के नीचे आप नंबर दीजिए, डायग्राम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और फिर जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस डायग्राम का, तो आप वहां पर लिखिए एज शोन इन डायग्राम नंबर 1 और एज शोन इन डायग्राम नंबर 3. इससे एक तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है एग्जामिनर के लिए भी, और आपका पेपर भी बहुत प्रेजेंटेबल. नेक्स्ट पॉइंट, डोंट सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और डोंट राइट एनीथिंग इररेलेवेंट. ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में ऑल्टरनेटिव्स दिया गया होता है, दिस और दैट, दिस और दैट, दिस और दैट, लाइक दैट. ठीक है, तो एक क्वेश्चन में अगर 2 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, आप एक ऑल्टरनेटिव पिक कीजिए जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको मेमोराइज है, वो आप पिक कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए. जो ऑल्टरनेट में दिया हुआ है उसको सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसको सॉल्व करके ना आपको कोई प्रॉफिट है ना आपको कोई लॉस है. लॉस इन द वे ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. इसलिए बी प्रिसाइज, जितना करना है उतना ही कीजिए, एक्स्ट्रा मत कीजिए और कम मत कीजिए. ठीक है, एंड वन थिंग मोर, कुछ भी इररिलेवेंट कॉपी में मत लिखिए. आजकल मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जो आंसर शीट होते हैं वो OMR फॉर्म में होते हैं, कोडिंग्स होते हैं, डिकोडिंग्स होते हैं. तो सिवाय आंसर और रफ वर्क और आपका जो फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन होता है, उसके अलावा कोई भी फिजूल वर्ड, फिजूल फ्रेज या कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखिए. वो नेगेटिविटी को काउंट करता है और कई बार उसकी वजह से भी आपका पेपर का इंप्रेशन खराब पड़ता है. Solve the entire section at one place. For example, अगर आपके क्वेश्चन में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थरली सॉल्व करेंगे. अगर आपको सेक्शन सी ज़्यादा अच्छे से आता है, आपको लगता है उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, तो आप उसे पिक कीजिए. आई जस्ट मीन टू से दैट कि जब आप सेक्शन सी पिक किए हैं तो उसके सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह सॉल्व करें. ठीक है, ऐसा नहीं कि सेक्शन सी का 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर सेक्शन बी का 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर सेक्शन सी का 1 क्वेश्चन सॉल्व किया. नहीं, इन केस अगर सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप एक क्वेश्चन का आंसर आप मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा आपको डाउट है, आप लिख नहीं पा रहे हैं, आप जगह छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए उसके लिए. देन फ्रेश पेज या जहां से भी आपको स्टार्ट करना हो, स्पेस छोड़ने के बाद आप सेक्शन बी स्टार्ट कीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, फिर ए स्टार्ट कीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए. देन आप वापस आइए जहां पर आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ा था और फिर उसे कंप्लीट कीजिए. रीड योर क्वेश्चंस ट्वाइस.
अपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से 1 से 2 बार पढ़िए। देखिए, बहुत छोटे छोटे वर्ड से आपके क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है। कई बार आपसे पॉइंट्स को बताने के साथ साथ उसे एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जाता है। व्हाट आर द पॉइंट्स एंड एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स, डिस्क्राइब दीज पॉइंट्स। अगर आपने सिर्फ एक सेक्शन ऑफ क्वेश्चन को पढ़ लिया कि आपको वो पॉइंट्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स है किसी पार्टिकुलर टॉपिक से लेके, और आपने डिस्क्राइब वाला पार्ट पढ़ा ही नहीं कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देना था, तो आपके मार्क्स वहां कट हो जाएंगे, आपको कम मार्क्स आएगा। इसलिए क्वेश्चन को थॉरली पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद फिर उसका आंसर कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बैलेंस्ड टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप पूरे सॉल्यूशंस तक पहुंच जाते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी स्टेज पे किसी स्टेप पे जाके आप अटक रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं बन रहा है आपसे वो क्वेश्चन। In spite of giving your entire time on one question, leave that question there only. स्पेस छोड़ दीजिए आप थोड़ा सा कि आप बाद में अटेम्प्ट करेंगे। जंप इन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज एक क्वेश्चन के चक्कर में आप बाकी के जो आपके 6 क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं उनका मार्क्स स्पॉइल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहेंगे आप ऑब्वियसली, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे। इसलिए मैंने कहा कि लास्ट में आप कुछ स्पेयर टाइम इस तरह से टाइम मैनेज कीजिए कि लास्ट में आपको कुछ टाइम बचे रिवीजन के लिए। और जो डू नॉट पैनिक इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में पैनिक मत कीजिए। देखिए, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड आ जाता है, या क्वेश्चन कई बार आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो ना आपको क्लास में पढ़ाया गया हो, ना आपने आपकी बुक में एनसीईआरटी या जो भी आपका बुक्स है साइड रेफरेंस बुक्स आपने नहीं पढ़ा है उसमें। डोंट पैनिक। ऐसा कितना क्वेश्चन होगा जो आउट ऑफ सिलेबस होगा या बहुत हाई ऑर्डर क्वेश्चन होगा, कितना होगा, 1 2 3। उस 3 क्वेश्चन के लिए बाकी क्वेश्चन की जो आपकी एफिशिएंसी है, बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो नॉलेज है, कैपेबिलिटीज है, आप जो आंसर कर सकते हैं, वो वेस्ट मत कीजिए। ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी है, ये चीज़ आप कभी मत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन मिलने के बाद आप सबके एक्सप्रेशंस को नोट मत कीजिए कि किसको कौन सा सेट मिला। जैसे सेट सबको अलग अलग मिलता है, तो उसको कौन सा सेट मिला, उसका सेट इजी है या नहीं, उसका सेट हार्ड है या नहीं, या किसको किस सेट में सबसे इजी क्वेश्चन है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है, आपके पास जो आंसर शीट है, आपके लिए बस वही मैटर करता है। अगर किसी को हार्ड आया है या किसी को इजी आया है, तो उससे आपके मार्क्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जो कॉपी में लिखेंगे, आप जो अपना आंसर सॉल्व करेंगे, बस आपको उसी का स्कोर मिलेगा, वही मैटर करेगा, और उस टाइम आपका सेट तो चेंज होगा नहीं। इसलिए पैनिक मोड में जाने से अच्छा, दूसरों से कंपेयर करने से अच्छा, आप अपना दिमाग लगाइए। जो क्वेश्चंस आपको आता है अच्छे तरीके से, जो आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, जिसका आपने प्रिपरेशन किया है, उससे स्टार्ट कीजिए। उससे बनाते हुए तब हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाइए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़कर मत आइए। अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है या कुछ भी है, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो वो फिर हो जाता है कि आपने कोई स्कोप ही नहीं रखा है मार्क्स देने का। अगर उसके बारे में कुछ सॉलिड चीज मत लिखिए, किसी स्कॉलर का ऐसा कोई डेफिनेशन मत लिखिए, या कोई डेट्स मत लिखिए, या कुछ जो बहुत प्रॉपर इंफॉर्मेशन होता है, जिसके लिए आपको उस चीज का थॉरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो मत लिखिए। उससे रिलेटेड जो भी आप रेलेवेंट चीज थोड़ा बहुत जानते हैं, एटलीस्ट वो तो लिखिए। डेट्स मत डालिए, आप ईयर्स मत डालिए, आप अगर कोई किसी का नाम है तो वो मत डालिए, कोई इवेंट है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ है वो मत डालिए अगर आपको नहीं पता है। बट उससे रिलेटेड जो भी आपको थोड़ा बहुत आता है, आप वो तो डाल सकते हैं वहां पे, या आपके अटेम्प्ट जोन में तो आएगा। तो ये सारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो एक्चुअली में वर्क करते हैं आपके पेपर को थोड़ा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में, प्रेजेंटेबल बनाने में और आपके स्कोर्स को इंक्रीज करने में। लाइक टाइम मैनेजमेंट आप सही रखिए, रिविजन का टाइम रखिए, रिविजन के समय आप सारा कुछ देखिए कि आपने सारे आंसर्स के आगे क्वेश्चन नंबर्स मार्क किया है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि एक क्वेश्चन के बाद हम दूसरा करते हैं और गलती से क्वेश्चन नंबर देना भूल जाते हैं। तो वो चेक कर लीजिए एक बार कि आपने क्वेश्चन नंबर्स दिया है कि नहीं। सारे आंसर्स खत्म होने के बाद आपने अंडरलाइन करके रखा है या नहीं। जैसे आंसर खत्म होता है आप उसी समय अंडरलाइन कर लीजिए कि ये आंसर यहीं पे खत्म होता है। लास्ट के लिए अगर ड्यू रखेंगे तो हो सकता है वो छूट जाए। मैथ्स का सोल्यूशन है वो एक बार चेक कर लीजिए। रफ वर्क जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर लिख दीजिए कि रफ वर्क है। अगर कोई वर्किंग नोट्स दिखा रहे हैं तो वहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि आपने इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट्स कहाँ दिखाया है। वर्किंग नोट्स अगर आपका 2-3 है तो वहाँ नंबरिंग कर दीजिए। बॉल पॉइंट पेन्स में सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ कीजिए, बहुत सारे कलर्स मत यूज़ कीजिए। अगर आपको कलर्ड पेन यूज़ ही करना है तो वो आप अपनी पर्सनल नोट्स में यूज़ कीजिए। अगर आपको उससे अच्छा लगता है पढ़ने में तो आप उसको अपने नोट्स में यूज़ कीजिए, एग्जामिनेशन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी को जितना नीट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आप उतना नीटली प्रेजेंट कीजिए। अगर कुछ गलती हो जाती है तो बस उसे एक बार कट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसे अंडरलाइन कीजिए। जो हेडिंग होता है आपका वो बोल्ड लेटर्स में दीजिए, बॉक्स में बंद कीजिए उसको। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू जितना हो सके उतना प्रेजेंट कीजिए अपना आंसर। सारे पॉइंट्स को एक जगह दिखाइए। डायग्रामेटिक और फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन दीजिए। सारे आंसर्स को पॉइंट्स में लिखिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए। ये सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करके आप डेफिनेटली अपने पेपर का प्रेजेंटेशन एक लेवल अप कर सकते हैं। तो इन द कमिंग एग्जामिनेशन डू ट्राई दीज टिप्स। और एग्जामिनेशंस में ही क्यों, उससे पहले जब आप प्रैक्टिस करते हो उस टाइम आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस रहे और एग्जामिनेशन में आपको पैनिक ना करना पड़े। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। That's all for this video. Keep learning, keep growing. Take care and bye.